हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बच्चे और बचपन का मॉडल पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। मॉडल पेपर का मतलब है कि आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेशित करते हुए और एग्जाम पैटर्न आपका किस तरह से रहता है, जैसे ऑप्शनल प्रश्न कितने आएंगे, अति लघुतरात्मक लघुतरात्मक कितने आएंगे, निबंधात्मक कितने आएंगे। तो उस हिसाब से सारा जो पेपर है मॉडल पेपर, इसको डिजाइन किया गया है परीक्षा पैटर्न पर आधारित और महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेशित करते हुए। तो सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न को समझिएगा और आपको याद भी जरूर से कर लेने हैं। और जो टॉपिक जिस टॉपिक के प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं, एटलीस्ट आपको उन टॉपिक्स को जरूर से अच्छे से क्लियर कर लेना है, क्योंकि उनके आसपास से ही सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। पहले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आगे आने वाले और मॉडल पेपर्स के लिए। यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न देखिए, बच्चे असफल कैसे होते हैं, पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक के बारे में जो दोस्तों यहाँ पर जॉन होल्ट के बारे में ज़्यादा बार प्रश्न आते हैं। जॉन होल्ट, एएस नील और गिजुभाई बदेगा, तीन नाम आपको जरूर से ज़्यादा डिटेल में पढ़ने होंगे, क्योंकि इन्हीं तीनों के आसपास प्रश्न यहाँ पर घूमते हैं फर्स्ट यूनिट में से। तो बच्चे असफल कैसे होते हैं, तो ये बुक जो है ये जॉन होल्ट की बुक है, और दो तीन बुक्स और हैं तो वो भी आप यहाँ पर जॉन होल्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट का ये है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में। तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, द ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ आपको जो बाल प्रताड़ना है, बाल श्रम है, ऐसे टॉपिक्स भी जरूर से पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शनल प्रश्न आ गया, बट अब की बार हो सकता है कि ये जो अति लघुतरात्मक में आता है, तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था मानी जाती है। तो जन्म से, यहाँ पर तीन ऑप्शन में जन्म से बता रहा है, तो जन्म से तो क्या होता है, शैशव अवस्था शुरू होती है। तो तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा, क्योंकि 2 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था ये होती है। तो ये भी हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। नोट्स वीडियोज आप देखेंगे, प्लेलिस्ट से चेकआउट करिएगा। और आने वाले दिनों में और भी नए नए वीडियोज आएंगे, जिनसे आप अपनी जो एग्जाम तैयारी है वो बहुत कम समय में बहुत अच्छी कर पाएंगे। तो चैनल के साथ में जुड़े रहना है। इसके बाद में चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पर चौथा प्रश्न है स्वस्थ स्पर्धा आधार है, तो समाजीकरण के आधार पर यहाँ पर स्वस्थ स्पर्धा बनेगी। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आ जाता है अति लघुतरात्मक में, संविधान द्वारा प्रदत्त 2 बाल अधिकारों के नाम आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर छोटा प्रश्न आया है, 2 अधिकार पूछ रहे हैं, 2 बाल अधिकार, बट अगर 3 नंबर का 4 नंबर का स्तर से आना होता तो फिर सभी अधिकार पूछ लेता कि 4-5 अधिकार बताइए, तो फिर आपको सारा डिटेल में यहाँ पर पढ़ना होगा। तो टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। तो 2 बाल अधिकार कौन से हैं, एक तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा, किनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक स्तर की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और उसके बाद में दूसरा जो अधिकार है, 18 वर्ष तक का जो बच्चे हैं उनको रोजगार लगाने से बचाना, किसी भी फैक्ट्री वगैरह में इनमें बाल श्रम नहीं करवा सकते हैं, तो उन पे प्रतिबंध है। तो ये 2 अधिकार बच्चों को प्राप्त है। ये इस तरह से मुख्य अधिकार हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद में छठा प्रश्न आता है समर हिल के बारे में। समर हिल स्कूल भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, हर बार इससे छोटा बड़ा प्रश्न आता ही रहता है, तो आपको जरूर से कवर करना है। समर हिल स्कूल में बच्चों को जैसे वे दरअसल हैं वैसे ही बने रहने की स्वतंत्रता होती है। यहाँ पर बच्चे प्रधान होते हैं, शिक्षक प्रधानता इनमें कम होती है। तो यहाँ पर क्या रहेंगे कि बच्चे खुद के अनुसार विकसित होंगे और खुद के अनुसार ही उनको अवसर दिया जाता है विकसित होने का। ये पहला बात हो गई। दूसरी विशेषता है कि इनका स्वाभाविक रूप से बच्चों का विवेकशील और यथार्थवादी बच्चे बनते हैं। तो ये खुद से ही बनते हैं, सारी चीज़ें खुद ही करना होता है उनको। समर हिल स्कूल की जो कक्षाएं हैं वो आयु के हिसाब से चलती है, और साथ में ही बच्चों की रुचि का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड आप इसको एजुकेशन कहेंगे। और इसके बाद में स्थूल गामक कौशल से क्या आशय है, सूक्ष्म गामक कौशल, स्थूल कौशल, तो इस प्रकार के प्रश्न हैं। इसमें शरीर के समस्त अवयव काम में आते हैं। यह क्रिया जीवन पर्यंत चलती है। वोम्ब टू टॉम्ब आप कहेंगे, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। और इस विकास के बाद बच्चे शारीरिक गतिविधियों में नियंत्रण एवं समन्वय सीखते हैं, जिससे बच्चे गतिविधियों को कर पाने में, शारीरिक संतुलन बना पाने में, गति और नियंत्रण कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे सिर को ऊपर उठाना, शारीरिक संतुलन बनाना, अंगुलियों को खोलना बंद करना, बैठना, लुढ़कना, उछलना आदि इनमें क्रियाएं स्थूल गामक कौशल में सीख लेते हैं। स्थूल गामक कौशल है एक बड़े काम को करना। और सूक्ष्म गामक कौशल जो अगला प्रश्न है अपना, सूक्ष्म गामक कौशल का मतलब है कि एक छोटे काम में पारंगत हो जाना, जैसे अंगुलियां हिलाना, अंगुलियों पे अपनी पकड़ मजबूत करना। सूक्ष्म गामक कौशल में क्या होता है कि विकास लगभग 4-5 वर्ष की अवस्था इसके उपरांत होता है। बच्चे के सीखने के विभिन्न प्रयासों में वस्तुओं को उठाने, पटकने और जांच परख करने और क्रियाओं के साथ साथ खाने पीने, वस्त्र पहनने, लिखने, फेंकने, खिलौनों का प्रयोग करने आदि की क्रियाएं भी इसमें सम्मिलित होती है। 18 से 36 माह की आयु के दौरान वे जब छोटी छोटी वस्तुओं को बेहतर ढंग से उठा सकते हैं और पकड़ सकते हैं और फेंक सकते हैं। तो सूक्ष्म गामक कौशल का मतलब है कि अपने जो पहले स्थूल गामक कौशल में तो क्या है कि हाथ को नियंत्रित करना, और सूक्ष्म गामक कौशल क्या होगा, अपनी अंगुलियों पे पकड़, अंगुलियों को नियंत्रित करना। जिस तरह से बच्चा
सबसे पहले अपने सिर को बैलेंस करना सीखता है, हाथ पाँव को बैलेंस सीखता है, तो वो क्या रहेंगे, वो स्थूल गामा कौशल में रहेंगे। और सूक्ष्म गामा कौशल आएगा, जैसे लिखना सीखना, अपने जो लिखने के कौशल हैं उनको विकास करना, उसके अलावा वस्तुओं को पकड़ने के लिए अंगुलियों का नियंत्रण, तो वो सारी चीज़ें सूक्ष्म गामा कौशल में आएंगी। तो इस तरह से आपको डिफरेंस इनमें ध्यान रखना है। इसके बाद में नवा प्रश्न आ जाता है कि समाजीकरण से आप क्या समझते हैं। समाजीकरण वह सतत प्रक्रिया है जिसमें बच्चे सामाजिक परंपराओं, मानदंडों के अनुसार व्यवहार करना सीखते हैं, साथ ही उस प्रक्रिया को प्रभावित भी करते हैं। बच्चों के इस व्यवहार में तौर तरीके, शिष्टाचार, बोलचाल, उठना बैठना आदि इनमें प्रतिबिंबित होते हैं और समाज के तौर तरीके वो सीखते हैं। इसके बाद में 10वां प्रश्न देखिए, अवलोकन कितने प्रकार का होता है। आप किसके अवलोकन को बेहतर मानेंगे। अवलोकन दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक और अनौपचारिक या फिर स्वाभाविक। तो औपचारिक अनौपचारिक दो अवलोकन प्रकार आपको ध्यान रखना है। अवलोकन यहाँ पर औपचारिक की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो औपचारिक में देखिए, इसमें विद्यार्थियों के विशिष्ट व्यवहारों का अवलोकन औपचारिक परिस्थितियों में किया जाता है, पर अनौपचारिक जो अवलोकन है इसमें स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है। और जो दूसरा डिफरेंस है कि औपचारिक अवलोकन में विद्यार्थियों को अवलोकन होने के बारे में जानकारी होती है और अनौपचारिक अवलोकन में छात्रों को बिना बताए अवलोकन किया जाता है। अवलोकन के निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है और अनौपचारिक में उद्देश्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। चौथा डिफरेंस है कि औपचारिक अवलोकन पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है, कि पहले से ही इसमें अवलोकन होने के बारे में बता देते हैं और जो उनके मानदंड हैं, जो नियमावली है, वो सारी चीज़ें बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से अवलोकन आपका होने वाला है, किस तरह से किस किस चीज़ का अवलोकन होगा, तो वो पहले से ही मानदंड उसके तय होते हैं। पर अनौपचारिक में पूर्व निर्धारण इनका नहीं होता है, मानक पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। इसके बाद में पांचवा जो डिफरेंस है कि औपचारिक जो अवलोकन है इसमें परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित व नियंत्रित परिस्थितियों को किया जा सकता है, पर अनौपचारिक जो अवलोकन है इसमें परिस्थितियों को व्यवस्थित व नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अवलोकन क्या होता है उस बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद में 11 प्रश्न पढ़ते हैं, परिपक्वता से क्या अभिप्राय है। परिपक्वता, बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम गेसेल ने परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया। तो गेसेल नाम आपको ध्यान रखना है। परिपक्वता शब्द का प्रयोग बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम गेसेल ने किया। गेसेल ने परिपक्वता का अर्थ क्या बताया कि परिपक्वता शरीर की आंतरिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्नायुओं, नर्वस और मांसपेशियों की प्रौढ़ता और दृढ़ता है, जिस पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। गेसेल का यह भी विचार रहा है कि विकास की निश्चित अवस्थाओं में कुछ निश्चित स्नायुविक और मांसपेशियों में परिवर्तन होते हैं। परिपक्वता संबंधी परिवर्तन इन निश्चित अवस्थाओं से पूर्व नहीं हो सकते हैं। तो जो नर्वस है, जो उत्पन्न नर्वस और मांसपेशियां हैं, इनकी प्रौढ़ता और दृढ़ता है, जिस पर बाह्य वातावरण का फर्क नहीं पड़ता है, आंतरिक अवस्थाएं ये रहती है। परिपक्वता की जो परिभाषाएं हैं ये भी आपको ध्यान रखनी है। पहली परिभाषा है आइजेक और उनके साथियों के अनुसार कि परिपक्वता शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक विभेदीकरण और एकता की वह स्वतंत्र प्रक्रिया है जो विकासात्मक अवस्थाओं में फैली हुई होती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से जीव की विवृद्धि पूर्ण और सुदृढ़ होती है। इस प्रकार वह जीव अपने जीवन में अनुकूलन करता है। पहली परिभाषा हो गई। इसके बाद में दूसरी परिभाषा जर्सिल्ड और उनके साथियों के अनुसार परिपक्वता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव की अंतर्निहित संभाव्य क्षमताएं, कार्यक्षमता, कार्यात्मक जो तत्परता है वो अवस्था में पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया की संरचना में होने वाले वह परिवर्तन भी सम्मिलित हैं जो वृद्धि के साथ साथ होते हैं। कार्य निष्पादन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित करने वाला संरचना का प्रगतिपूर्ण अभ्यास भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। तो इस प्रकार से परिभाषाएं थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अगर याद हो जाती है तो अच्छा है, अगर याद नहीं होती है तो इनके पीछे ही नहीं पड़े रहना है। और भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। एक महत्वपूर्ण प्रश्न करता है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो शारीरिक विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से शेषावस्था से किशोर अवस्था तक में कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। तो पहला जो कारक प्रभावित करता है वो है पोषण। पोषण के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं कि बच्चे अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होते हैं, अतः उनके आहार में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों का होना भी अनिवार्य है। सक्रियता स्तर अधिक होने से उनकी शारीरिक वृद्धि भी तीव्र गति से होती है, इसलिए बच्चों को पोषक आहार देना चाहिए। तो पोषक भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद में आनुवांशिकता। बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो गुणसूत्रों से निर्धारित होता है। गुणसूत्रों पर जीन्स पाए जाते हैं
जो शरीर में हार्मोन के विकास व संवेदनशीलता को निर्धारित करते हैं। वे शारीरिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। कई बार मानव गुणसूत्रों के अव्यवस्थित व संख्या में परिवर्तन होने से विभिन्न प्रकार की आनुवांशिक बीमारियां बच्चे को हो जाती हैं, जो कि शारीरिक विकास पर विपरीत प्रभाव डालती है। तो इनका भी आनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है बच्चे के स्वास्थ्य पर। इसके बाद में खेलकूद। बच्चों के शारीरिक विकास में खेलकूद का बहुत अधिक महत्व होता है। बच्चे जन्म के पश्चात जितने अधिक क्रियाशील होते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ अधिक खेलकूद कसरत करते हैं, उनका शारीरिक विकास उतना ही स्वाभाविक तरीके से जीन्स द्वारा निर्धारित अवस्था में होते हैं। बच्चे अपनी अभिव्यक्ति भी खेलकूद और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ही अधिक सहज रूप से कर पाते हैं। तो खेलकूद भी एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। इसके बाद में चौथा कारक है बीमारियां। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में संक्रामक और असंक्रामक रोग एक महत्वपूर्ण कारक है। जिन बच्चों में जन्म से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ऐसे बच्चों का शरीर जो है सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाता है और बच्चों का शारीरिक विकास इस बात पर भी निर्भर करता है। ये लाइन 2 बार यहाँ पर रिपीट हो गई है, थोड़ा सा इसको काट लेना आप। ये बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार मिले। ऐसा न हो पाने पर बच्चों में कई प्रकार की संक्रमित बीमारियां पनपने लगती है। तो इस प्रकार से ये 4 कारक आपको जरूर से ध्यान में रखने हैं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। देखिए, मोबाइल फ़ोन की अत्यधिक प्रयोग से बच्चों पर क्या नकारात्मक प्रभाव डाला है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है बढ़ते सोशल मीडिया के नेटवर्क के चलते। इसमें देखिए, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ समय पूर्व मोबाइल का उपयोग केवल बातचीत करने या फिर शब्द संदेश भेजने के लिए किया जाता था, परंतु आजकल के समय में मोबाइल फ़ोन के स्थान पर स्मार्टफोन का चलन हो गया है। आजकल बच्चों के हाथ में सुबह से शाम, घर हो या बाहर, पैदल चल रहे हो या फिर बाइक पर, मोबाइल ही नजर आता है। पैसा और समय दोनों की चिंता किए बिना ही ये लोग मोबाइल का उपयोग गेम खेलने, इंटरनेट चलाने, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करने, संगीत सुनने, फिल्म देखने के लिए करते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी प्रभावित हुई है। साथ में ही इससे उनके विकास पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। एक तो उनके विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और साथ में ही मोबाइल देखने के समय काफ़ी समय उनका बर्बाद होता है, जिसके चलते बच्चों की दैनिक जो दिनचर्या है, इसके काम प्रभावित होते हैं। ना समय पर खाना, ना पढ़ाई, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। साथ में ही लोगों से घुलना मिलना कम हो रहा है। लोग अपने आप में सिमट करके रह गए हैं। तो इस प्रकार के प्रभाव आपको डालने हैं। इसके बाद में चौथा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए और उसके आत्मसंप्रत्यय के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व का बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं, तो ध्यान से आपको जरूर से इसको कवर करना है। व्यक्तित्व देखिए, व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी की पर्सनैलिटी शब्द का पर्याय है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, वेश बदलना। सबसे पहली बात, व्यक्तित्व शब्द जो है पर्सनैलिटी शब्द अंग्रेजी के से लिया गया है और अंग्रेजी की पर्सनैलिटी का अर्थ क्या है, लैटिन भाषा की ये पर्सोना से लिया गया है और इसका जो अर्थ है, पर्सोना का अर्थ क्या है, वेश बदलना। पर्सोना से क्या बना है, पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी से क्या बना है, व्यक्तित्व बना है। तो इस प्रकार से समझना है। और इसमें वास्तव में इसका अर्थ क्या जाता है, गुण, रूप, प्रवृत्तियों, सामर्थ्यों आदि का इसमें संगठन है। वह व्यक्ति और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। व्यक्तित्व उसके विशेष लक्षणों का योग मात्र न हो करके उसका विशिष्ट संगठन है। वह व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण दर्शाता है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व की परिभाषा आप लिखेंगे और इसका जो उत्पत्ति वगैरह है तो वो आप समझ लेंगे। इसके बाद में आत्मसंप्रत्यय का स्वरूप के बारे में बात करते हैं। तो व्यक्ति की स्वयं के प्रति जो धारणा है, गुण, योग्यता, व्यवहार, अभिवृत्ति आदि के संबंध में आत्मसंप्रत्यय होता है। आत्मसंप्रत्यय मतलब खुद के बारे में जानकारी या खुद के बारे में ज्ञान। व्यापक रूप से व्यक्ति के आत्मज्ञान, आत्मसम्मान, आत्म प्रतिबिंब, आत्म परिचय को सम्मिलित करते हुए देखा गया है कि इसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक गुण, योग्यताएं एवं व्यवहार कार्य को समग्र रूप से आत्म प्रत्यय कहा जाता है। बचपन में यह दूसरे सदस्यों द्वारा निर्मित की जाती है, लेकिन परिपक्वता बढ़ने पर इसके अनुभवों और सीखने का दायरा भी बढ़ने लगता है। वह आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होकर के अपनी छवि स्वयं निर्मित करता है। तो इस प्रकार से आत्म संप्रत्यय के बारे में भी कुछ जानकारी आपको रखनी है। सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, बस एक बार आप पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। ज़्यादा कुछ आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं आने वाला है कि जो आप पहली बार देख रहे होंगे। ऐसा पहली बार देखने वाले कुछ टॉपिक हैं, बट वो भी आप एक बार पढ़ने के बाद में ही आपको याद हो जाएंगे। कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज आपको नहीं होने वाली है, तो ध्यान से समझना है। इसके बाद में 15 प्रश्न देखिए, संवेग के बारे में बात हो रही है। संवेग की मूल प्रवृत्ति से सीधा संबंध क्या है, और यदि हाँ तो
प्रमुख संवेगों और उनकी मूल प्रवृत्तियों को बिंदुवार स्पष्ट करिए। बड़ा प्रश्न यहाँ पर संवेग के बारे में। संवेग उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होता है। संवेग उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होता है। इसका आधार मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान जो है संवेग की उपस्थिति से शारीरिक क्रियाओं में व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। ये बात हुई यहाँ पर। और सामान्यतः कई लोग भावनाओं फीलिंग और संवेग इमोशन को एक ही मानते हैं या फिर भावना को ही साधारण शब्दावली में संवेग कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्तियों में भावनाएं मौजूद हैं। वे भावनाएं परिस्थिति विशेष में उद्दीपन हो जाती हैं, अर्थात संवेग के लिए परिस्थिति का होना आवश्यक है। दूसरी तरफ संवेगों का सीधा संबंध मूल प्रवृत्ति से भी है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति व्यवहार का आधार है। मूल प्रवृत्ति के साथ एक भावना जुड़ी रहती है। भावनाओं की उद्दीपन अवस्था से ही संवेग है। अतः हम कह सकते हैं कि संवेग मूल प्रवृत्ति से सीधा जुड़ा हुआ है। अब मूल प्रवृत्ति कौन कौन सी है और उसके लिए क्या संवेग निहित हैं, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मूल जो प्रवृत्ति है पलायन, तो इसके पलायन जब कोई भय आएगा तो हमारे मन में क्या विचार आएगा कि यहाँ से भाग चलते हैं, तो पलायन का विचार आएगा। दूसरा है भोजन प्राप्ति, तो जब हमें भूख लगेगी तो सबसे पहला विचार क्या आएगा, भोजन प्राप्ति का विचार आएगा। सामूहिकता यहाँ पर मूल प्रवृत्ति है, तो उसके लिए समय क्या है, एकांत से बचाव का उपाय। एकांत से बचने के लिए हम समूह में जाएंगे, लोगों से घुलेंगे मिलेंगे। इसके बाद में जिज्ञासा अगला मूल प्रवृत्ति है, तो इसमें समय क्या है, आश्चर्य। आश्चर्य जब होगा तो हमें उस बारे में जानने की जिज्ञासा आएगी। पुत्र कामना है, तो वात्सल्य जब आएगा तो वहाँ पर पुत्र कामना आएगी, प्यार प्रेम बढ़ेगा तो पुत्र कामना रहेगी। और उसके बाद में आक्रामकता, तो क्रोध अगर अपने को आएगा तो हम आक्रामक होएंगे। और मनोरंजन अगर अपना हो रहा है तो वहाँ पर हास्य, हमें हंसी आएगी, मनोरंजन होएगा। तो इस प्रकार से ये मूल प्रवृत्ति और कुछ संवेगों की आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं 16वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि झुग्गी झोपड़ियों गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के बचपन के इनके विषय में आपको संक्षेप में लिखना है। झुग्गी झोपड़ी गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों का बचपन कैसा क्या हो रहता है। आजकल प्रत्येक बड़े शहर व महानगरों में शहर के बाहर या फिर सड़कों के किनारे कुछ लोग कच्ची बस्ती बना करके झुग्गी झोपड़ियों में अपने परिवार के साथ में रहते हैं। ये लोग भिक्षुक तो नहीं होते हैं, परंतु सुसंस्कृत भी नहीं होते हैं। ये अपने गुजर बसर के लिए कोई छोटा मोटा काम करते हैं। ये लोग शिक्षित नहीं होते हैं और न ही अच्छे परिवार से संबंधित होते हैं। यदा कदा ये लोग चोरी डकैती जेब तराशी भी करते हैं। इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, इधर उधर गंदी बस्ती में ही रहते हैं, वहीं खेल कूद करके अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए सरकार निकट ही शिक्षा की व्यवस्था तो करती है, परंतु न तो वहाँ शिक्षक जाना चाहता है और न ही वहाँ स्कूल का कोई भवन होता है। इससे बच्चों के जो संस्कार हैं वो कुत्सित होते हैं, कुसंस्कार उनमें आ रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ बातें आप लिखेंगे और भी इसमें आप अपने अपने विचार वहाँ पर लिख सकते हैं, जैसा आप महसूस करते हो या फिर आपने कहीं ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ देखी हो, वहाँ के बच्चों का बचपन देखा हो, तो उनको जोड़ करके आप और अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है साक्षात्कार क्या है। तो इंटरव्यू के बारे में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपने सिलेबस में यहाँ पर है। इसमें देखिए इंटरव्यू, तो साक्षात्कार अंग्रेजी के इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण है और यह 2 भाग इंटर और व्यू, इंटर यानी कि भीतर और व्यू यानी कि देखना से यहाँ पर विभाजित किया जा सकता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है तो अंतः दर्शन यानी कि आंतरिक रूप से देखना। तो इंटरव्यू का मतलब हो गया कि सामने वाले जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसको आंतरिक रूप से देखना, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि शाब्दिक रूप से साक्षात्कार होने वाले विषयों से संबंधित आंतरिक तथ्यों को जानने की प्रक्रिया को साक्षात्कार कहा जाता है। तो ये परिभाषा ध्यान रखनी है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों की अभिरुचियों, योग्यताओं, मनोवृत्तियों और संबंध अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं, अतीत के अनुभवों आदि के विषय में जानना होता है। इसमें आमने सामने से संपर्क द्वारा सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से साक्षात्कार के बारे में बेसिक जानकारी रखेंगे। और साक्षात्कार का प्रयोग मुख्यतः उन विषयों के अध्ययन के लिए किया जाता है जिनको जानने के लिए बातचीत करना आवश्यक होता है। उदाहरण स्वरूप बच्चों के समायोजन संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने, साथ ही साथ उनका शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन संबंधित अवधारणाओं को जानने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। साक्षात्कार के अंतर्गत विद्यार्थी को स्वतंत्रता पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने की यहाँ पर स्वतंत्रता होती है और उनको अवसर दिए जाते हैं अपने विचार हर एक प्रश्न को लेकर के। इस विधि में प्राय गुणात्मक तथ्यों का संग्रह किया जाता है और इसमें विद्यार्थियों की भाव भंगिमा, अभिव्यक्ति, बोलने की शैली
आदि अवलोकन का उनको मौका और फिर साक्षात्कारकर्ता को ये सारी चीज़ें मिलती है। तो साक्षात्कारकर्ता जो साक्षात्कार लेने वाला है वो विद्यार्थियों की भावभंगिमा, उनके बैठने के हाव भाव, अभिव्यक्ति, उनके बोलने की जो शैली है, बोलने में जो कितना गहराई, कितने कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, क्या कितनी जानकारी रखते हैं अपने विषय के प्रति, तो वो सारी चीज़ें अवलोकनकर्ता जान पाता है और उसका अवसर अवलोकनकर्ता को मिलता है। तो ये आपको साक्षात्कार में ध्यान रखना है। इसके बाद में बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए गठित विभिन्न समितियों के बारे में, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। बाल अधिकारों के बारे में आपको पढ़ना है और उसकी जो जहाँ जहाँ पर हनन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए जो कमेटियाँ बनाई गई है तो उनके बारे में जानकारी। बाल अधिकारों को हनन को रोकने के लिए गठित कमेटियाँ, तो बच्चों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्राप्त न हो, उनका शारीरिक, मानसिक या फिर लैंगिक शोषण हो रहा हो या फिर बाल प्रताड़ना हो रही हो तो उन्हें किन्हीं दबावों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो या फिर उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जा रहा हो, ऐसी स्थितियों में बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए विभिन्न समितियां गठित हैं जो बच्चों की सुरक्षा व देखरेख के लिए जिम्मेदार होती हैं। पहली समिति है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, RSCPCR। ये आपको ध्यान रखना है। यह एक स्वतंत्र राज्य स्तरीय वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना राजस्थान सरकार ने फरवरी 2010 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम CPCR की धारा 17 के तहत दी गई शक्ति के आधार पर किया है। वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। आयोग के समक्ष सभी बच्चों के अधिकारों का समान महत्व है और वे एक दूसरे को संबलन देने के साथ साथ स्वतंत्र भी हैं। आयोग यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे अपना जो जीवन है वो सम्मान के साथ में जिएं और अपनी आवाज़ पूरी ईमानदारी व प्राथमिकता के साथ में प्रत्येक स्तर पर इनकी आवाज़ सुनी जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी जो समिति है बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, किशोर न्याय अधिनियम 2000 व संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 29 में देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की प्रकरणों की सुनवाई व निपटान हेतु अंतिम प्राधिकारी के रूप में प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति की स्थापना की गई है। इनके बाध्यकारी प्रावधान किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक महिला यहाँ पर होनी चाहिए, अनिवार्य है। इनसे ये समिति बनती है जिसका चयन राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाता है। तो बाल कल्याण समिति के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरी है विशेष किशोर पुलिस इकाई, तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। तो यहाँ पर किशोर न्याय अधिनियम 2000 व संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 63 में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर किशोरियों व देखभाल संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों को प्राप्त करना व उनको आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रत्येक जिले शहर में जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन का बाध्यकारी प्रावधान किया गया है। इस यूनिट में एक पुलिस अधिकारी किशोर कल्याण अधिकारी के रूप में तथा 2 वेतनिक सामाजिक कार्यकर्ता इसमें होते हैं। तो इस बारे में कुछ जानकारी रखनी है। इसके बाद में चौथा आ जाता है चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत किसी भी मुसीबत में फंसे बच्चे की जानकारी 1098 नंबर पर निःशुल्क कॉल करके दे सकते हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं का परिचय देते हुए शिक्षक की भूमिका का मूल्यांकन अपने को प्रस्तुत करना है। समाजीकरण की संस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो परिवार पहली संस्था यहाँ पर हो जाती है। तो बच्चा जन्म के बाद अपने माता पिता, भाई बहनों व अन्य परिवारजन के संपर्क में आता है। बच्चा अपने लालन पालन के दौरान परिवार के विविध तौर तरीके से परिचित होता है। सीखने की इस प्रक्रिया में परिवार के माहौल की अहम भूमिका रहती है। बच्चे के सामाजिक जीवन की यात्रा सफल बनाने में सर्वप्रथम उसका परिवार ही आता है। माता पिता का सामंजस्य भरा साथ, लगाव, देखभाल, समझबूझ से ही परवरिश पर बच्चे भावी जीवन की नींव खड़ी होती है। तो पहला संस्था परिवार के बारे में ध्यान रखना है। दूसरी संस्था है विद्यालय। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शिशु घर की 4 दीवारी से निकल करके विद्यालय के वातावरण में प्रवेश करके नवीन सामाजिक परिवेश से परिचित होता है। विद्यालय के नए सामाजिक परिवेश में बच्चा अपने हम उम्र संगी साथियों से विद्यालय की विविध गतिविधियों के माध्यम से परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा सामूहिक जीवन के कला कौशलों को सीखता है। विद्यालयी शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। तो विद्यालय शिक्षा के बारे में ध्यान रखना है। समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय सामाजिक अनुभवों का केंद्र बिंदु है। प्रत्येक समुदाय की अपनी प्रथाएं होती है, अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज, अपनी नीतियां बच्चे के सामाजिक व्यवहार के निर्धारण व विकास में सहायक होती हैं। समुदाय की सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने से बच्चे के समाजीकरण में सहायता मिलती है। चौथा आ जाता है मित्र मंडली। मित्र मंडली में देखिए सामाजिकरण की संस्थाओं में मित्र मंडली की अहम भूमिका होती है। बच्चा अपनी मित्र मंडली के साथ में खेलते कूदते पढ़ते लिखते हुए अनेक प्रकार के व्यवहारों को सीखता है, जैसे खेल के नियम, सहयोग, अनुशासन, समायोजन, परिणाम, नेतृत्व आदि। और अगला यहाँ पर 5वां है शिक्षक। शिक्षक में देखिए बच्चे के व्यक्तित्व निर्धारण एवं उसके समाजीकरण में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक के व्यक्तिक, चारित्रिक व व्यावसायिक गुणों का जो प्रभाव है बच्चे के व्यवहार पर पड़ता है।
शिक्षक बच्चे की शिक्षण संबंधित नियमितताओं के साथ साथ आदत व व्यवहार संबंधित समाजीकरण करने में भी सहयोग प्रदान करता है। उसके बाद में पांचवा यहाँ पर आता है मीडिया। आजकल के बच्चे जन्म से ही मीडिया के प्रभाव में पल बढ़ रहे हैं, अतः मीडिया के व्यापक संसार के बच्चे अछूते नहीं हैं। बच्चा अपने बचपन से ही मीडिया के संसाधनों जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल, पत्र पत्रिकाएं आदि का उपयोग करता हुआ समाजीकरण के नवीन अर्थ प्रदान कर रहा है। तो वहाँ पर भी जरूरी हो जाता है कि अच्छी चीज़ें बच्चे के सामने लाई जाएँ। तो ये 6 आपको यहाँ पर सारी संस्थाओं के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में समाजीकरण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को लेकर के हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, शिक्षक माता पिता के साथ में बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करने में अति महत्वपूर्ण कार्य करता है। फिर भी शिक्षक और माता पिता एक दूसरे से दूर रहते हैं और संपर्क में नहीं आते। परिणाम यह होता है कि शिक्षक बालक की रुचियों, मनोवृत्तियों आदि को नहीं समझ पाता है, इसलिए वह बालक का समाजीकरण उचित दिशा में करने में असफल होता है। इस प्रकार यह अति आवश्यक होता है कि शिक्षक और माता पिता एक दूसरे के घनिष्ठ संपर्क में रहें और एक ही प्रकार के विश्वासों और दृष्टिकोणों को अपना करके बालक को उचित दिशा में समाजीकरण करते रहें। अभी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है कि अलग प्राइवेट स्कूलों में भी और गवर्नमेंट स्कूलों में भी बच्चे की पोर्टफोलियो डायरी एक अलग होती है, जिसमें बच्चे की डेली एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया जाता है, बच्चा कितना क्या सीख रहा है, उसके मानसिक स्तर वगैरह को, वो सारी चीज़ें वहाँ पर ट्रैक करी जाती है, जिसको अभिभावक भी देख सकते हैं और शिक्षक भी। तो फिर वो टच में रहेगा सारी चीज़ें कि अभिभावक बच्चे के बारे में जान पाएंगे कि बच्चा कैसे क्या सीख रहा है, स्कूल में उसका प्रदर्शन कैसा क्या है, और शिक्षक भी उसको डेली मॉनिटर करेंगे। तो फिर सारी चीज़ें वहाँ पर प्रदर्शित होंगी और उसका समाजीकरण अच्छा वहाँ पर होएगा। इसके बाद में बालक अपनी अनुकरण की मूल प्रवृत्ति के कारण शिक्षक के ढंगों, कार्यों, आदतों और रुचियों का अनुकरण करता है। अतः शिक्षक सदैव सतर्क रहना चाहिए। इसमें कोई ऐसा अनुचित कार्य या फिर व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसका बालक के ऊपर गलत प्रभाव पड़े। जो प्रभाव यह बालक पर डालता है वह बहुत समय तक बना रहता है। अतः उसे अपने कथनों और कार्यों से केवल उन बातों का सुझाव देना चाहिए जिन पर समाज की स्वीकृति की छाप लगी हुई हो। तो शिक्षक का व्यवहार यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शिक्षक को देख करके ही बच्चे सीखते हैं। तो शिक्षक को एक वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, अपना एक सुगम सरल व्यक्तित्व, वेशभूषा ठीक ठाक, वो सारी चीज़ें, तो वो एक वेल मेंटेन्ड शिक्षक को होना चाहिए ताकि बच्चे उसको देख करके अच्छी चीज़ें सीखें और उसका जो शिक्षक का व्यवहार है वो भी अपना अच्छा बनाए रखना चाहिए। इसके बाद में 20वां प्रश्न देखिए, साक्षात्कार प्रक्रिया के विभिन्न चरण और प्राथमिक कक्षा के छात्र हेतु काल्पनिक प्रश्नावली तैयार करने को लेकर के प्रश्न है। साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरणों के लेकर के बात करते हैं। तो साक्षात्कार की तैयारी सबसे पहले करनी होती है। इसमें साक्षात्कार के विषय एवं उसके उद्देश्यों के अनुरूप पूर्व तैयारियां की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से अनुमति, साक्षात्कार के विषय, स्थान आदि से संबंधित तैयारियों पर ध्यान दिया जाता है। इस दौरान साक्षात्कार की योजना का निर्माण भी किया जाता है और जिसमें साक्षात्कार का प्रारंभ, विकास एवं समापन से संबंधित अवस्थाओं की योजना बनाई जाती है। तो सबसे पहले साक्षात्कार की तैयारी करेंगे, योजना बनाएंगे। उसके बाद में दूसरा काम क्या करेंगे, साक्षात्कार का संचालन कैसे करना है उसका निर्धारण करेंगे। तो इस चरण में साक्षात्कार को पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप क्रियान्वित किया जाता है। इस दौरान साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कार के विषय बिंदु और चर्चा के जो केंद्र में बनाए गए, इनके अलावा कई बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे साक्षात्कार की शुरुआत कैसे करनी है, चर्चा को स्वाभाविक रूप से कैसे शुरू करें, चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण बातों का ध्यान कैसे रखें, इत्यादि बातों का ध्यान रखा जाता है। साक्षात्कार का समापन कैसे करें, इसका भी साक्षात्कारकर्ता को विशेष ध्यान रखना होता है। तो संचालन को लेकर के योजना बनाई जाती है। तीसरा बिंदु आ जाता है विश्लेषण का। तो इस चरण में साक्षात्कार के दौरान आए महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है। प्राय साक्षात्कार के तुरंत बाद इस कार्य को कर लिया जाता है ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से उतर न जाए। अंत में उद्देश्यों के आधार पर प्राप्त सूचनाओं का यहाँ पर विश्लेषण कर लिया जाता है। और इसके बाद में साक्षात्कार हेतु प्राथमिक कक्षा के छात्र के लिए काल्पनिक जो प्रश्नावली है वो कैसी हो सकती है। तो वहाँ पर अपने को कुछ प्रश्न यहाँ पर ध्यान में रखने हैं कि आपको परिवार में सबसे अधिक कौन पसंद है। प्राथमिक लेवल की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको ऐसे ही प्रश्न पूछने हैं कि आपको परिवार में सबसे अधिक कौन पसंद है, घर पर सबसे अधिक डर किससे लगता है, और अपने आस पड़ोस के बारे में आप कुछ बताइए। अपने आस पड़ोस में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो वो बताइए। आपकी अपने परिवार से क्या अपेक्षाएं हैं, क्यों हैं, आपको अपना स्कूल कैसा लगता है, अपने प्रिय अध्यापक के बारे में बताइए, अपने पसंदीदा कालांश कौन सा है, अपने प्रिय मित्र के बारे में बताइए, अपना जो खाली समय है उसको कैसे बताते हैं उसके बारे में बताइए।
आपको अपने स्कूल में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेना कैसा लगता है, ये बताइए। तो ऐसे प्रश्न प्राथमिक लेवल पर बच्चों से पूछे जाते हैं और उनका साक्षात्कार किया जाता है। इसके बाद में अगला 21वां प्रश्न है, बुद्धि और विकास में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करिए। बुद्धि का प्रश्न एक महत्वपूर्ण रहता है, विकास का रहता है, तो डिफरेंस को लेकर के ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर आपको सेपरेट प्रश्न भी पूछ सकता है कि बुद्धि के बारे में स्पष्ट करिए, बुद्धि क्या है बताइए, या फिर आपको विकास का पूछ सकता है कि विकास के बारे में बताइए, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो वो इस तरह से भी आ सकता है। तो आपको दोनों टॉपिक डिटेल में पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हम अंतर को लेकर के स्पेशली बात कर लेते हैं। तो देखिए वृद्धि, तो वृद्धि से तात्पर्य क्या रहता है कि शारीरिक ढांचे में परिवर्तन। वृद्धि मतलब शरीर की जो वृद्धि हो रही है, शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, शरीर के कुल मिलाकर के शारीरिक ढांचे में, शरीर की जो वृद्धि हो रही है, शारीरिक ढांचे में जो परिवर्तन हो रहा है उसको वृद्धि कहेंगे। विकास क्या कहेंगे, विकास से तात्पर्य बालक में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से है। लंबाई चौड़ाई जो बढ़ रही है, शरीर का जो आकार बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है, जो हमारा ज्ञान बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, सोचने समझने की जो शक्तियाँ बढ़ रही है, तो वो सारी चीज़ें कुल मिलाकर के किस में आएंगी, विकास में आएंगी। वृद्धि सिर्फ यहाँ पर अपने शरीर की जो मात्रा है, शरीर का जो आकार है वो बढ़ रहा है, उसको ही यहाँ पर मेजर करती है। इसके बाद में दूसरा अंतर देखिए, प्रौढ़ अवस्था में परिपक्वता ग्रहण करने पर वृद्धि रुक जाती है। तो वृद्धि का क्या है कि एक निश्चित लेवल होता है, उस लेवल तक आने के बाद में वो रुक जाती है। पर विकास जो है एक जीवन पर्यंत चलता है, आजीवन यह प्रक्रिया चलती रहती है। पूरे जीवन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमारे व्यवहार में निरंतर परिवर्तन आता रहता है, निरंतर हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं पूरे जीवन तक। तो यहाँ पर ये आपको डिफरेंस दो हुए। इसके बाद में तीसरा डिफरेंस देखिए, वृद्धि शरीर के परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव परिवर्तनों की, यहाँ पर क्वांटिटेटिव परिवर्तनों को दर्शाएगी। जैसे आप आज 5 फुट 3 इंच के हैं, 5 महीने बाद में आपकी 2 इंच लंबाई और बढ़ गई है। तो इस तरह से क्वांटिटेटिव को मेजर करा जाता है। तो परिमाणात्मक यहाँ पर परिवर्तन रहता है वृद्धि में। विकास में क्या रहता है, गुणात्मक, आपकी क्वालिटी में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको यहाँ पर बताएगा कि आज आपको अपने सिलेबस के 5 टॉपिक याद है, बट आज से 2 महीने बाद में आपको 10 टॉपिक और याद हो गए हैं, तो वो आपकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, क्वालिटी में गुणात्मक परिवर्तन वहाँ पर हुआ है। तो ये यहाँ पर विकास के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में चौथा अंतर यहाँ पर देखिए कि वृद्धि से बालक के हाथ पैर लंबे हो जाते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है, आकार अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे वृद्धि के अंतर्गत डिनोट करेंगे। जबकि विकास क्या है, विकास में हाथ व पैरों की कार्य क्षमता व कार्य कुशलता बढ़ती है। कि पहले जब आप 8 साल के थे तो आप मान लीजिए कि 15 किलो वजन उठा पाते थे, बट जब आप आज 20 साल के हो गए हैं तो आप 50 किलो वजन भी आसानी से उठा सकते हैं। तो वो आप में क्या हुआ, कार्य क्षमता और कार्य कुशलता में वृद्धि हुई है। तो ये आपका विकास हुआ है। तो ये अंतर यहाँ पर हुआ। इसके बाद में 5वां अंतर देखिए, वृद्धि का मापन किया जा सकता है। वृद्धि को हम मान सकते हैं कि आज आपकी जो हाइट है वो 5 फुट 2 इंच है और 5 महीने बाद में 2 इंच और बढ़ गई है, तो वो हमने यहाँ पर मेजर कर लिया, माप लिया। बट विकास के जो परिवर्तन है इनका मापन नहीं कर सकते हैं, इन्हें केवल हम अनुभव कर सकते हैं कि आज हम इतना वजन उठा रहे हैं और आज से 2 साल बाद में इससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वजन उठा पाएंगे। तो ये हम अनुभव कर सकते हैं बट माप नहीं सकते हैं। उसके बाद में वृद्धि सदैव नहीं होती है और न ही केवल एक गति से होती है। वृद्धि जो होती है दोस्तों आपके अलग अलग यहाँ पर अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग होती है। जैसे आपका वातावरण उससे प्रभावित करता है, आपका खान पान उससे प्रभावित करता है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। बट विकास जो है एक क्रम में होता है और इसकी अवस्थाएं इसकी होती है अलग अलग, क्योंकि हम निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, निरंतर हमारे व्यवहार में, निरंतर हमारी कार्य क्षमताएं में, इनमें परिवर्तन होता रहता है। और वृद्धि क्या रहती है कि वृद्धि एक विशेष परिवेश में, विशेष परिस्थितियों में रुक भी सकती है। आपने देखा होगा बोनी लड़कियां इस तरह से जो रह जाते हैं, तो वो अपने विशेष परिस्थिति में, विशेष खान पान से, किसी रोग विशेष से, तो वहाँ पर वृद्धि यहाँ पर इफेक्ट हो सकती है। बट विकास निरंतर चलता रहता है, जिसमें हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, निरंतर हमारी कार्य कुशलताएं हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। अगला बिंदु देखिए, वृद्धि की क्रिया जो है आजीवन नहीं चलती है, परिपक्वता मैच्योरिटी ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है। तो वृद्धि जो रहती है वो मैच्योरिटी तक ही रहती है, परिपक्वता तक ही रहती है। विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है जो कि एक आजीवन चलता रहता है, जीवन पर्यंत कंटिन्यूअस ये प्रोसेस है। ये बात हमने कर ली है। इसके बाद में अगला बिंदु है कि वृद्धि विकास का एक चरण है। वृद्धि भी क्या है, विकास का ही एक चरण है, क्योंकि शरीर में जो वृद्धियां हो रही हैं, कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आ रही है। तो ये क्या है, विकास का ही एक हिस्सा है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। केवल शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करता है। वृद्धि जो है सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों को ही प्रकट करता है कि शरीर में कितनी लंबाई चौड़ाई जो हमारी बढ़ रही है, शरीर के जो अंगों में वजन बढ़ रहा है, वो बाकी सारी चीज़ें, तो सिर्फ उसी को क्वांटिटी जो है हो रही है, तो वो उसको यहाँ पर मेजर करता है। बट जो विकास है वो संपूर्ण पक्षों को डिनोट करता है, जैसे शारीरिक पक्ष को भी, मानसिक पक्ष को भी, संवेगात्मक पक्ष को भी। तो इससे परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रकट करता है विकास।
तो इस प्रकार से इनमें डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपने ठीक प्रकार से सारी चीज़ों को समझ लिया है। यहाँ पर दोस्तों ये मॉडल पेपर्स डिजाइन करने का एक जो महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आपको परीक्षा पैटर्न के बारे में पता चले। परीक्षा पैटर्न यहाँ पर हमने ये अच्छी प्रकार से सीख लिया है कि किस किस तरह के आपके प्रश्न आने वाले हैं और उनको किस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर करना है। आपने देखा कि हमने अंतर का एक प्रश्न देखा है जिसमें आपको सारणी बना करके अगर आप करते हैं और बीच में एक एक दो दो लाइन छोड़ते हुए करते हैं तो काफ़ी सुंदर काम आपका रहेगा और पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे, चाहे आपको 2-3 पॉइंट आ रहे हों खुद से और फिर 3-4 पॉइंट आपने जोड़ डाल करके लिख दिया है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है अगर आप काम अपना सुंदर करते हैं। बट आप अगर सीधा लाइन टू लाइन करते हुए चलेंगे, ऊपर आपने विकास लिख दिया, फिर उसके नीचे आपने वृद्धि लिख दी और फिर सीधा सीधा लाइन टू लाइन कर दिया है, तो उसमें क्या रहेगा, घास काटने वाला काम हो जाएगा। तो आपको इतना ज़्यादा वो है, इतना ज़्यादा आपके जो लेखनी है, जो लिखावट है, वो इतना प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तो थोड़ा सा आपको ये पैटर्न समझना है और जिस तरह से मैंने आंसर करे हुए हैं वैसे ही आपको आंसर करना है। जैसे आपका प्रश्न साक्षात्कार को लेकर के प्रश्न था आपका इंटरव्यू का, तो सबसे पहले आपको साक्षात्कार टॉपिक डालना है, प्रश्न नंबर आपने डाल दिया, फिर उसके बाद में उत्तर लगा करके साक्षात्कार टॉपिक डाला आपने, फिर उसको आपने अंडरलाइन किया, फिर उसके नीचे से आपने लिखना शुरू करा। तो एक नोट्स फॉर्मेट में आपको अपनी कॉपी में आंसर लिखना है ताकि काम आपका एक सुंदर लगे और कॉपी चेक करने वाले टीचर्स पे वो विशेष अपना प्रभाव डालें। तो इस तरह से थोड़ा सा डिजाइन आपको वहाँ पर लगानी है। टाइम काफ़ी सफिशिएंट रहेगा, 3 घंटे का टाइम आपके पेपर में रहेगा, तो सफिशिएंट टाइम रहता है, इतने ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जो प्रश्न महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर बात करे हैं उनको जरूर से आप कवर करना। बाकी जो टॉपिक आपके कंप्लीट कवर हमने नोट्स वीडियोज़ में कर लिए हैं, जिनको आप डिटेल में प्लेलिस्ट ऑप्शन से देख पाएंगे, और भी नए नए वीडियोज़ आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे अपने चैनल पर। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखना है ताकि आप कम समय में अपनी एग्जाम की अच्छी तैयारी कर पाएँ। सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव वो रहता है कि हमने नोट्स वीडियोज़ में डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ा है। फर्स्ट यूनिट जैसे देखा हमने, तो फर्स्ट यूनिट में आपको गिजूभाई बधेगा के बारे में पढ़ना है, एएस नील के बारे में पढ़ना है, जॉन होल्ट के बारे में पढ़ना है, तो उनके बारे में कुछ कुछ जानकारी, उनकी जो पुस्तकें हैं उनके बारे में जानकारी, और वहाँ पर हमने बचपन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करी है। बस वही आपका पूरा यूनिट वहाँ पर कवर हो जाता है। और जो प्रश्न महत्वपूर्ण बनने वाले थे वो हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। और जो मैं मेजर कर पा रहा हूँ कि जैसे ये क्लास अपनी 30-40 मिनट की ये क्लास हुई है और आपका जो नोट्स वीडियो है वो कंप्लीट इन वन वीडियो अगर आप देखते हैं तो 1.5-2 घंटे का कंप्लीट वो वीडियो रहेगा। तो 3 घंटे में आप अपने पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर पा रहे हैं। और सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप एक बार देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, तो आप आसानी से उनके बारे में लिख पाएंगे अपने विचार। तो वहाँ पर कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आएगी। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि जिसको आपको लेके बैठना पड़े और 1 घंटे में तो आपको एक टॉपिक ही याद हो रहा है। एक बार रीडिंग से ही मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाने वाले हैं। तो जो नेगेटिविटी आपके अंदर है उसको हटा करके अच्छे प्रकार से पॉजिटिव रह करके अपनी क्लासेस से तैयारी करनी है। फिर भी किसी टॉपिक को लेकर के, किसी क्लास को लेकर के कोई भी दिक्कत समस्या आपको रहती है तो कमेंट करके बताएं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी दी हुई है, मेंशन करी हुई है टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, तो वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी बड़ा इशू रहता है तो आपकी मदद ज़रूर करी जाएगी। और अपने सभी मॉडल पेपर्स की और नोट्स की जो पीडीएफ है, इनकी सभी की कंप्लीट प्राइस 60 रुपये रखी गई है। तो अगर आपको किसी को भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, पहली बात तो पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सभी क्लासेस में अपन यहाँ पर यूट्यूब पे डालने वाले हैं और हमने ऑलरेडी भी क्लासेस डाली हुई है, तो उनसे आप इजीली कवर कर पाएंगे। पीडीएफ की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको जाना है, टेलीग्राम चैनल के अबाउट में मेरी आईडी मेंशन करी हुई है, तो वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी अपने 15,000 से ज़्यादा बीएसटी से बीएड स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो आप भी जरूर से ज्वाइन होइए ताकि नई नई अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिले। जो नया नोटिफिकेशन आता है डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ से आप मेरे से मैसेज करेंगे और पेमेंट करते ही आपको कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ और आपके इन सभी मॉडल पेपर्स की पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होने वाली है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके दूर हो गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा आगे आने वाले और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।